नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए कमलेश्वर जी की कहानी दूसरे। कमलेश्वर जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। छोटी छोटी नौकरियां करते उसका मन ऊब गया था। उन्हें नौकरियां भी नहीं कहा जा सकता। 2 बच्चों को पढ़ा देना, दूध डिपो पर सुबह या शाम दूध बांटना या किसी टुच्चे से दफ्तर में किसी की एवजी पर 15 दिन काम कर देना, ये नौकरियां तो नहीं थी। यह सोचा भी नहीं था कि जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी। घर में रहते हुए वक्त यही लगता कि सबकी निगाहों में एक सवाल है कि आखिर वह करना क्या चाहती है। इतने भाई बहनों का परिवार और सबसे बड़ी वह, ऊपर कोई भाई ही होता तो शायद चुभन इतनी ना होती। पिताजी दोपहर का खाना लेकर सुबह ही निकल जाते हैं तो शाम गए लौटते हैं जब बाजार बंद हो जाता है। हर वक्त घर में ज़रूरतें सी बनी ही रहती हैं। कोई तो ऐसा नहीं जो कह सके कि नहीं, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और जब मिनट 2 मिनट के लिए उसका ध्यान इस बात पर जाता है तो बड़ी परेशानी होती है। पढ़ाई बीए तो कर लिया है, पर कैसे यह वही जानती है। पिताजी हर साल किसी ऐसी संस्था के पास भागते रहते हैं जो उसकी पढ़ाई के लिए कुछ आर्थिक मदद दे सके। यह बात उसे बहुत चुभती रही है, लेकिन कह क्या सकती थी। घर की इतनी बिसात नहीं थी कि उसे इतना पढ़ा सके। आखिर और भी तो पढ़ने लिखने वाले थे। सभी भाई और बहनें स्कूल में जाते थे और पिताजी हर जुलाई में उनकी फीसें माफ़ करवाने के लिए भाग दौड़ करते थे और अब भी करते हैं। इतना जोड़ जोड़ करना पड़ता है उन्हें, फिर भी वह सब नहीं हो पाता जो वह चाहते हैं। और इस सब के बीच उसकी अपनी स्थिति बहुत अजीब हो उठती है, खास तौर से इसलिए कि वह कुछ भी नहीं कर पाती। कहीं ऐसी सर्विस भी नहीं मिलती जो जरा पैर ही जमा दे। कम से कम तब वह इस घरेलू दुखद स्थिति से तो उबर सकती है। और माँ बाप है कि कुछ कह भी नहीं सकते, अपनी सी कोशिश तो करती है। और जिन दिनों कोई काम उसके हाथ में नहीं होता है तब न जाने क्यों यह घर पराया सा लगने लगता है। इसलिए नहीं कि घर में कोई कुछ कहता है, बल्कि इसलिए कि इस संबंध में कोई कुछ नहीं कहता। और तभी उसे माँ की एक बात ज़्यादा बुरी लगती है, जिसका कोई संबंध उसकी नौकरी से नहीं होता। शादी की चर्चा चलते ही एकाएक उसे अपनी बेकारी का बहुत गहरा एहसास होने लगता है और यही बात उसे बुरी भी लगती है। नामालूम ऐसा क्यों होता है कि जिन दिनों में बेकार होती है तभी शादी की बात घर में उठती है। तब वह गहराई से माँ या पिताजी की आंखों में कुछ खोजने की कोशिश करती है और एक क्षण के लिए तब उसे बड़े तीखे अपमान का बोध होता है। लेकिन उसके व्यवहार में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि वह अपनी धारणा को पक्का बना सके। और कुछ देर बाद ही सब कुछ सहसा हो जाता है। शादी का उसने विरोध भी किया है। जिन दिनों वह सर्विस करती होती है उस विरोध में एक वजन आ जाता है, जैसे नौकरी अपने आप शादी की जरूरत को पीछे ठेल देती है। लेकिन बेकारी के दिनों में वह खुद बहुत गलत गलत सा महसूस करने लगती है। और माँ या पिताजी जब धीरे से किसी लड़के की चर्चा करते हैं तो उसका विरोध अपने आप कमजोर पड़ता दिखता है। मना वह तब भी करती है, पर मात्र जिद होती है, कोई वजनदार तर्क नहीं। और उसे खुद शादी ना करने की अपनी बात खोखली सी लगने लगती है। अगर नहीं करेगी तो क्या करेगी। सपने बहुत से हैं। सर्विस मिल जाए तो धीरे धीरे सब पूरे हो जाएंगे। शायद उसका अपना अलग कमरा भी हो जाए और वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को अपनी तरह से ढाल सके। भाई बहनों को भी मर्जी के मुताबिक सम्मानित जिंदगी दे सके। अभी तो सिर्फ रहम पर पूरे घर की जिंदगी बीत रही है। दुकान का मालिक अगर पिताजी को बुढ़ापे की वजह से निकाल दे तो क्या होगा। स्कूलों में भाई बहनों की फीसें माफ ना हो तो क्या होगा। आस पड़ोस वाले उन्हें उस रहम भरे प्यार से ना देखे तो क्या होगा। और खुद उसकी नौकरियां, दूध डिपो के एरिया मैनेजर ने इसलिए तो उसे काम दिया था कि पैसे की मदद हो जाएगी। और उन्होंने बड़े उपकार के भाव से कहा था, हरवंश लाल जी, जब तक आपकी लड़की को कहीं और सर्विस नहीं मिलती दूध डिपो पर ही भेज दिया कीजिए, मैं कुछ कर दूंगा। 40-45 रुपए भी क्या बुरे हैं। तब अजीब सी चोट लगी थी और बगल वाले ओवरसीयर साहब ने भी कहा था, बाबू हरवंश लाल जी, सुनीता से कहिए दोनों बच्चों को पढ़ा दिया करें, 20 रुपए तो मैं दे ही दिया करूंगा।
बहुत सी बातें हैं जो उमड़ आती हैं। सफाई करने वाली जमादारीन भी तारीख निकल जाने पर नाराजगी से कभी पैसे नहीं मांगती, औरों से झगड़ा करती है, बीच गली में चीखती चिल्लाती है। कर्ज वाले भी हर महीने घर वालों की तरह आते हैं और बाहर वाले कमरे में फुसफुसाकर बात करते और चले जाते हैं। जब भी कभी घर में कोई चीज लाने की बात होती तो भीतर ही भीतर पाप का सा बोध होता है, जैसे कर्ज वालों को धोखा दिया जा रहा है। अपने लिए एक अच्छी साड़ी लेते हुए मन चोर की तरह कतराता है और दर्जी के महंगे कपड़े सिलने के लिए देते हुए बहुत संकोच होता है। एक बार सिलाई के पैसे चुक जाए तब कोई कीमती कपड़ा भी सिलवा लिया जाए, पर ऐसे तो उसके सामने भी बेईमानी का हल्का एहसास होता है और तब जिंदगी हर तरह से जकड़ी हुई लगती है, जैसे कुछ किया ही नहीं जा सकता। हर तरफ आंखें हैं जो रहम करती हैं और एक बार जिद करके अगर उस जकड़ से टूटकर निकल भी आया जाए तो वे आंखें बदल जाएंगी, उनमें हिकारत तैरने लगेगी और जीना दुभर हो जाएगा। ऐसी सर्विस मिलती नहीं जो इस नाक फांस को जरा ढीला कर दे कि वह कभी रेशमी साड़ी पहनकर अपने में संतुष्ट सी घर से निकल सके, भाई बहन पूरी फीस लेकर स्कूल जा सके और माँ मोहल्ले की औरतों से जी खोलकर बात कर सके, दुख सुख में खुले दिल से शामिल हो सके। पर ऐसा नहीं हो पाता। उसके सारे व्यक्तित्व का वजन कहीं खोया हुआ है और खुद सुनीता को भी अपनी बातें इसलिए बेकार लगने लगती है। उनके पीछे वह शक्ति ही पैदा नहीं हो पाती जिसके सहारे जिंदगी पर आदमी की पकड़ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। घर के सभी लोग जैसे दूसरों का मुंह देखते रहते हैं। घर का नितांत अपना निर्णय ही कोई नहीं होता। जरा जरा सी बात में उन दूसरों का दखल रहता है जो घर के नहीं है। कितना धुंधला सा दखल है दूसरों का, पर कितना संपूर्ण। घर में मशीन आए कि ना आए, इसे अपनी अनुपस्थिति में ही कर्जदार तय कर लेते हैं, बिल्कुल अनजाने तरीके से। माँ के और बच्चे हों या ना हो, इसका फैसला पड़ोसी कर चुके हैं। पिताजी चुनाव में किसे वोट दें यह दूसरे तय करते हैं और उन्हें इस बात पर की कसक भी नहीं होती, क्योंकि यह सोचकर उनका अपना निर्णय ले सके। ऐसी जिंदगी तो कभी हासिल ही नहीं हुई। भाई बहन क्या पढ़े, किस लाइन में जाए, यह निर्णय उन स्कूलों में नहीं लेने दिया जो पूरी फीसें मांगते हैं। बच्चे किस तरह के कपड़े पहने यह बहुत हद तक दर्जी खुद तय कर लेता है। एक अस्पष्ट और अव्यक्त सा घेरा है जो उनके गिर्द पड़ा हुआ है और वे नजरबंद कैदियों की तरह जैसे सब कुछ कर सकने के लिए आजाद हैं। इसलिए जब सुनीता से शादी से इनकार करती है तो एक क्षण के लिए वह अपना निर्णय स्वयं लेती है और हल्की सी सार्थकता का उसे एहसास होता है। उसका अपना वजन कुछ बढ़ता सा है और वह फिर नौकरी की तलाश में जुट जाती है। कोई छोटी सी सर्विस मिल जाती है और वह बहुत छोटे छोटे फैसले की बंधी बंधी सी आज़ादी महसूस करने लगती है। वह बिना किसी से पूछे एक पाव दूध बढ़ा लेने का फैसला कर लेती है, पानी जमा करने के लिए रबर का पाइप लाने का निर्णय लेती है और अपने लिए ब्लाउज का कपड़ा पसंद करने का हक पा जाती है। घर में कुछ प्याले प्लेटें और आ जाएं, ये निर्णय लेने लगती है। पिताजी को नया जूता ले देना चाहिए, यह कह सकने का अधिकार पा जाती है। माँ का इलाज किस डॉक्टर को यहाँ होना चाहिए, इस पर राय दे सकने की स्थिति में हो जाती है। लेकिन यह सब फिर एक दिन धीरे से समाप्त हो जाता है और हर बात में दूसरे अनजान तरीके से दखल देने लगते हैं। तमाम लोग चुपके से घर में घुस आते हैं और उनकी अदृश्य निगाहों के इशारे पर पूरा घर चलने लगता है। वे फैसले करने लगते हैं। तब कहीं एकांत नहीं मिलता। पूरा घर जैसे धरती से ऊपर अधर में लटका रहता है और हर काम करते वक्त कोई अदृश्य व्यक्ति हाथ पकड़ लेता है। अपने एकांत में भी घर के हर व्यक्ति के साथ दो चार लोग खामोशी से छिपे बैठे रहते हैं जो अपनी बात आते ही बोल पड़ते हैं। पिताजी कभी कभी तो बहुत परेशान रहते हैं। कभी कोई दूसरी नौकरी की बात सोचते हैं तो फिर घबरा कर रह जाते हैं। पैसों की ज़्यादा तंगी होती है तो घर का इकलौता पंखा बेचने की बात उठती है। गर्मियों में किस्तों पर नया ले लेंगे, अभी तो काम निकल जाएगा, 50-60 तो इस पंखे के मिल ही जाएंगे। हर बार यही होता है। जब गर्मियाँ खत्म हो जाती हैं तो घर में अकेला वह पंखा ऐसा रह जाता है जिस पर सबकी नजरें जमी रहती है और गर्मियाँ आते ही फिर वह जरूरी हो जाता है और चढ़ने लगता है। और यूं ही वक्त कटता जाता है। जिन दिनों सुनीता कुछ कमा कर लाती होती है उन दिनों शादी का नया ही रूप उसके दिमाग में उभरता है। शायद ऐसा होगा जो कहीं उसे मिल जाएगा और धीरे धीरे उसके चारों ओर समा जाएगा। इस शोरगुल से भरे एकांत में से उसे अलग कर लेगा और तब वह माँ को बताएगी और उस पुरुष के आगमन से वह असुरक्षा का दौर समाप्त हो जाएगा। वह घर के लिए फैसले ले सकेगा और तब शायद घर में कुछ स्थिरता आ पाएगी। धीरे धीरे पैर जमीन पकड़ने लगेंगे, लेकिन ऐसा हुआ कभी नहीं।
वह कोई एक कहीं सामने नहीं पड़ा, पर सुनीता को भरोसा है वह है, और वह खुद कभी ना कभी उस एक को खोज लाएगी। इसलिए उसे तब और बुरा लगता है जब कोई दूसरा आकर घर में माँ को बताता है, सुनीता को क्यों रखा है, पुरुषोत्तम बाबू के लड़के से बात चलाऊं। तभी उसे लगता है कि घर और भी बेचारा हो गया और निर्णय भी उसके या घर के हाथ में नहीं रह गया। होते होते यह फैसला भी कोई दूसरा ही करेगा और उसे सबको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए वह शादी से इनकार करती है, खुद अपना फैसला तो नहीं ले पाती, पर दूसरे के निर्णय का विरोध तो करती है, और घर की असुरक्षा बढ़ती जाती है। हर दिन, सप्ताह, माह और वर्ष के साथ घर जैसे और भी बेचारा होता जाता है। बराबर दबाव बढ़ता जा रहा है, और उस बढ़ते दबाव से संत्रस्त माँ और पिताजी घबरा घबरा कर अपनी बात कहते रहते हैं। अब तो सुनीता की शादी हो ही जानी चाहिए। यह निर्णय भी उनका अपना नहीं, इसे भी दूसरों ने उनके ऊपर थोपा है। इसलिए माँ पिताजी खुलकर सुनीता से कहते हुए कतराते हैं। वे उसे अपने निर्णय का रूप देकर प्रस्तुत करना चाहते हैं, पर दे नहीं पाते। लगातार कई महीनों से सुनीता बेकार है, और शादी की बात कई बार तरह तरह से उठी है। बड़े बाबू की माँ कह रही थी कि उनकी नज़र में एक लड़का है। चंदू का खत आया था, उसने किसी लड़के के बारे में लिखा है, यह भी लिखा है कि फौरन तय कर सकता है। श्यामलाल कहते हैं, लड़का तो मैं बता देता हूँ, बाकी बातें आप खुद तय कर लीजिए। और कुछ मामूली से खर्चे की जरूरत पूरी करने के लिए पंखे की अलग कर देने की बात फिर उठती है। सुनीता को रह रहकर लगता है कि इस फैसले को भी रोक नहीं सकती, उसके हाथ में कुछ भी नहीं। और इस लंबे अरसे में जब से वह लगातार बेकार है, उसने और भी ज्यादा त्रस्त महसूस किया है, अपने को निहायत बेकार अनुभव किया है। घर में किसी का रुख नहीं बदला, फिर भी कमरों में चलते फिरते, खाट पर लेटते या बैठते हुए उसे सब कुछ व्यर्थ सा लगता है। जैसे अब इस घर में चलना फिरना, आराम करना, यूं पड़े रहना सिर्फ वक्त काटना है, और उसके किसी कार्य की संगति घर में से नहीं रह गई। अगर कोई ऐसी सर्विस मिल जाती, 200-225 दे सकती और पक्की होती, तो शायद वे घर को अनिर्णय की स्थिति से निकाल लाती, अपना भी कोई निर्णय लेती, और तब एकाएक यह पूरा घर उस विचारगी से उभर आता जो उसके पूरे अस्तित्व को दबोचे हुए है। और तभी वह घर में अदृश्य रूप से घुसे हुए लोगों को निकाल सकती, उन फैसलों को उलट सकती जो उन दूसरों ने लिए हैं और लेते जा रहे हैं। घर में इतने ज्यादा दूसरे लोग छिपकर घुसे हुए हैं कि उन्होंने सुनीता का रहना दुबर कर रखा है, भाई बहनों का भविष्य तय कर रखा है, और माँ पिताजी को इतना बेचारा बना रखा है। शादी से वह इनकार करती आई है, पर अपनी व्यर्थता का इतना गहरा एहसास उसे कभी नहीं हुआ, और एक क्षण को तो लगता है शादी से इनकार करने पर माँ पिताजी को इसी व्यर्थता का और कितना गहरा एहसास होता होगा। और यह लंबी बेकारी, सुबह शाम उसे डर बना रहता है कि कब बात उठाएगी। आखिर एक दिन जब पिताजी लौट आए थे और दोनों हाथ सिर के नीचे रखे सोने आसमान को खाली खाली से देख रहे थे, तो चुपचाप माँ उनकी खाट की पार्टी से लगकर बैठ गई। तुमने सुनीता से बात की? उन्होंने वैसे ही लेटे लेटे माँ से पूछा था, और यह सुनते ही सुनीता का दिल धड़कने लगा था। घर के कोनों अंतरों से छिपे तमाम दूसरे पिताजी की बातों का फैसले का रूप देने के लिए जमा हो गए थे। वे सब उन्हें घिरकर चुपचाप खड़े हो गए थे। वे अदृश्य लोग अंतिम फैसला दे चुके थे, और पिताजी निहायत बेचारगी में उसे अपने फैसले का रूप रखते हुए जैसे मजबूर थे। अभी तो नहीं की, माँ ने धीरे से कहा। वह है कहाँ? पिताजी ने मालूम किया। बुला लूं? माँ ने पूछा। हाँ, आखिर इतनी बड़ी है, उसकी बात का भी तो ख्याल करना चाहिए, वह क्या चाहती है, उन्होंने माँ से कहा था। और सुनीता को लगा था वह कैसी दुखद और टेढ़ी स्थिति है। दूसरों के लिए वे निर्णय को हम अपना कहकर स्वीकारने को मजबूर थे। सुनीता, जरा यहाँ आना, माँ ने उसे पुकार लिया। तब पिताजी की खाट तक आते ही उसे लगा था कि वह भी उन दूसरों की तरह घर में जबरदस्ती घुसी हुई है। और आज बहुत हिम्मत बटोरकर पिताजी उससे पूछना चाहते थे कि उसने उन्हें इतना मजबूर क्यों कर रखा है। शायद आज पिताजी विद्रोह करना चाहते थे। वह चुपचाप पास आकर खड़ी हो गई थी। पिताजी वैसे ही लेटे हुए थे, खाली खाली आंखों से आसमान देखते हुए। उन्होंने माँ से कहा था, सुनीता को बता दो, इसकी राय भी ले लो। और तब माँ ने उसे अपने पास बिठाते हुए कहा था, तुम्हारे मामा ने एक लड़का देखा है, उन्हें पसंद है। वह जोर भी बहुत दे रहे हैं। तू तो जानती है ही बेटा कि तेरे मामा ने हम लोगों का हमेशा भला ही सोचा है, हर परेशानी में साथ दिया है। कहते हुए वह एक क्षण को रुकी थी, तो सुनीता के दिमाग में ना जाने क्यों एक बार फिर वही बात कौंध गई थी। लड़का अच्छा है, नौकरी में है, 200-225 तनख्वाह पाता है, तेरे मामा को बहुत पसंद है। अगर तेरी राय हो तो हाँ कर दी जाए। फिर किसी वक्त सुविधे से तेरे पिताजी जाकर सब तय कर आएंगे, मैं भी देखाऊंगी। माँ बहुत संभाल संभाल कर और तौल तौल कर बात कर रही थी।
सुनीता की आंखें नीचे जमीन में गड़ी हुई थी। पिताजी वैसे ही चुपचाप लेटे हुए थे और माँ अपना चश्मा उतारकर धोती के खूंटे से शीशे साफ करने लगी थी। एक क्षण के लिए सुनीता दुविधा में फंस गई थी। मन में कहीं भीतर एक हल्की सी आवाज गूंजी थी और सारी बातें बेतरह उलझ गई थी। उसकी आंखें बहुत डबडबाई थी और आंसुओं को रुकते हुए उसने जैसे किसी दूसरे की आवाज में कहा था, जैसा आप लोग ठीक समझे। अरे रोती है पागल। हल्की सी संतोष भरी मुस्कुराहट के साथ माँ ने प्यार से अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया था और धीरे धीरे पीठ थपथपाती गई। पिताजी ने वैसे ही लेटे लेटे गहरी सांस ली थी और एक हाथ से अपनी आंखों को ढक लिया था। माँ उठकर रसोई घर में चली गई थी। सुनीता कमरे में लौट आई थी, जैसे सब एकांत चाहते थे और जो किसी के नसीब में नहीं था।